डेविसन या जर्मर ने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी कि जब निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने के बाद डाइफ्रेक्शन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने के बाद डाइफ्रेक्शन करता है तो यहाँ से डी ब्रोगले की बात साबित हो जाती है कि डी ब्रो ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वेव की प्रॉपर्टीज रखेगा। तो ये बात प्रूव हो चुकी कि जिस तरह से लाइट जो होती है वो वेव होते हुए भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रख सकती है, तो इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव की प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। ये बात प्रूव हो चुकी। जब ये बात प्रूव हो चुकी तो इसका मकसद है नेचर के अंदर साइमेट्री है। वेव्स पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रख सकती है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव्स की प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। तो उसके बाद लाइट को डिफाइन किया गया कि लाइट की नेचर जो होती है वो ड्यूल नेचर। तो आप कह सकते हैं कि डी ब्रोगले की जो हाइपोथेसिस थी, जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर जब प्रूव हो चुकी, तो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर प्रूव होने के बाद एक नई थ्योरी आई अबाउट नेचर ऑफ लाइट कि लाइट की नेचर जो होती है ये डोल ये रे की तरह भी प्रॉपर्टीज रखती है और ये पार्टिकल की तरह भी प्रॉपर्टीज रख सकती है। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ गई। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो आप कहते हैं कि ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, के लाइट की ड्यूअल नेचर है इसका। क्योंकि जो हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है या डायफ्रेक्शन के जो फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर के एक्सपेरिमेंट होते हैं, पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट होता है, ये सब के सब एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि लाइट की नेचर जो होती है वो वेव नेचर है। जबकि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कम्पटान इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि लाइट की जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है। और जो डी ब्रो की हाइपोथेसिस प्रूव होने के बाद अब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी कि वेव पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज रख सकती है और जो पार्टिकल होता है वो वेव की प्रॉपर्टीज रख सकता है। तो अब आप इसको लाइट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट है ड्यूल नेचर, कि लाइट को ड्यूल नेचर है, कि लाइट को पार्टिकल वाला और लाइट को वेव की नेचर भी है। तो आप कह सकते हैं कि आप लाइट को दोनों नेचर के अंदर ले सकें। तो आप यहाँ पे करोगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से करोगे कि लाइट जो होती है, लाइट को ड्यूल नेचर है। आप कहोगे कि लाइट हैज द नेचर, लाइट को बेटा दोनों नेचर होती है। ठीक है, इन सम सर्कमस्टेंसेस, in some circumstances it behaves like a wave, and in some circumstances it behaves like a particle। बेटा कुछ हालात के अंदर ये वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ हालात के अंदर
ये पार्टिकल की तरह वेव करती है, इसको ड्यूल नेचर है। अब जब ये वेव की तरह वेव करती है और पार्टिकल की तरह वेव करती है, तो हमें इसमें फ़र्क करना होगा कि ये कब वेव की तरह वेव करती है और ये कब पार्टिकल की तरह वेव करती है। क्योंकि आपको पता है कि वेव की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। वेव को वेवलेंथ होती है, वेव को फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। पार्टिकल को मास होता है, पार्टिकल को मोमेंटम होता है। तो देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। आप पार्टिकल को वेव नहीं कह सकते, वेव को पार्टिकल नहीं कह सकते। जब हम कहते हैं कि लाइट तो ड्यूल नेचर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेव पार्टिकल है, पार्टिकल वेव है। इसका मतलब है कि वेव को पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हो सकती है और पार्टिकल को वेव की प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे कोई इंसान हो जिसमें जानवरों जैसी आदत हो, तो आप उसको इंसान ही कहोगे, लेकिन कहोगे ये वो इंसान है जिसमें जानवरों जैसी आदत है, वो जानवर जैसा नहीं बन जाएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि उसके अंदर ये जो आदतें हैं वो जानवरों जैसी हैं। या बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके अंदर इंसानों जैसी आदतें होती हैं, तो आप ये नहीं कहोगे वो इंसान बन गए हैं, आप ये कहोगे उनके अंदर आदतें जो हैं वो इंसानों जैसी हैं। तो इस तरह कहते हैं कि है, तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो जब वेव की तरह बिहेव करेगी तो कब वेव की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि वेव की तो प्रॉपर्टीज अलग होती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब वेव और पार्टिकल को आपस में जोड़ा था डी ब्रो की हाइपोथेसिस ने। डी ब्रो की हाइपोथेसिस वो पहली हाइपोथेसिस है जिसने वेव और पार्टिकल को आपस में लिंक किया था। आप देख सकते हैं कि इसने कैसे लिंक किया था। आप इसको कहोगे कि डी ब्रोगले की जो हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस लिंक्ड वेव एंड पार्टिकल। अब इसने कैसे इसको जोड़ा था, देखिए इसने ये किया था लेम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो लेम्डा होती है ये वेव की प्रॉपर्टी है बेटा। लेम्डा तो वेव को होती है, वेव करेक्टरिस्टिक है बेटा। ठीक है बेटा, ये जो लेम्डा होती है ये वेव का करेक्टरिस्टिक है। और मोमेंटम किसका है, ये पार्टिकल का है, क्योंकि मोमेंटम उस चीज को होता है जिसको मास होता है। ये होता है पार्टिकल करेक्टरिस्टिक, ये पार्टिकल करेक्टरिस्टिक है बेटा। मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है और लेम्डा वेव की प्रॉपर्टी होती है। और इनको लिंकिंग फैक्टर कौन सा होता है बेटा, ये होता है लिंकिंग फैक्टर। इसको आप कहोगे ये लिंकिंग फैक्टर है बेटा। ये जो प्लांक कांस्टेंट है ये लिंकिंग फैक्टर है। प्लांक कांस्टेंट वो फैक्टर होता है बेटा, प्लांक कांस्टेंट वो चीज़ है जो वेव और पार्टिकल को आपस में लिंक कर रहा है। जैसे प्लांक कांस्टेंट आया ही प्लांक क्वांटम थ्योरी से था, और प्लांक क्वांटम थ्योरी किसके लिए आई थी, लाइट की पार्टिकल नेचर के लिए आई थी। तो लाइट की पार्टिकल नेचर को सबसे पहले प्लांक ने कहा था। ठीक है, वैसे तो न्यूटन ने भी कहा था, लेकिन जो हमारे पास अभी जो नई थ्योरी है उसके अंदर प्लांक ने कहा था। लिंकिंग फैक्टर जो ये प्लांक कांस्टेंट है, ये वेव को और पार्टिकल को आपस में लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ने वेव और पार्टिकल को आपस में जोड़ दिया। कि जो हम पहले ये समझते थे कि वेव एक अलग चीज़ है, उसको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो पार्टिकल से रिलेटेड है, या वेव पार्टिकल के काम नहीं करेगी। या जो पार्टिकल होगा उसके बारे में हम ये मानते थे कि ये जो पार्टिकल होगा ये कभी भी वेव वाले काम नहीं करेगा। पार्टिकल अलग माना जाता था, वेव अलग मानी जाती थी, लेकिन डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ने इसको आपस में लिंक कर दिया कि ये जो होता है इस तरह से आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि इसके अंदर लिंकिंग फैक्टर कौन सा है, इसके अंदर लिंकिंग जो फैक्टर है
वो है हमारे पास फिलांस कांस्टेंट। ये जो फिलांस कांस्टेंट होता है, ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? एक वेव को और दूसरा पार्टिकल को आपस में लिंक कर रहा है। और यहाँ पे जो लिंकिंग फैक्टर होता है, और ये लिंकिंग फैक्टर कौन सा होता है? ये प्लांक्स कांस्टेंट है बेटा। तो ये हो गई हमारे पास, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आ जाता है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, जो इन चीज़ों को आपस में लिंक कर रही है बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेटा इस तरह से। अब हम आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लाइट को जो प्योर नेचर है, तो ये किन सरकमस्टेंसेस के अंदर पार्टिकल की नेचर शो करती है? बेटा लाइट कब शो करती है वेव नेचर? वेव, पहले वेव नेचर का करते हैं कि ये लाइट वेव नेचर अपने आप को किस कंडीशन में शो करती है। बेटा आपको लाइट की वेव नेचर के बारे में कहा था सबसे पहले, जो कहा था हाइगन ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको प्रूव किया था डबल स्लिट के अंदर यंग ने। यंग ने कहा था कि लाइट की नेचर कौन सी है? वेव नेचर। और उसके अंदर लाइट का ने इंटरफेरेंस किया था। तो बेटा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें लाइट की वेव नेचर बताता है। ठीक है, लाइट की वेव नेचर के बारे में सबसे पहले जो हमें बताया था, वो किसने बताया था? वो हमें बताया था जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि लाइट की नेचर वेव है। अब उसमें देखिए आप, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है किसका? बेटा डबल स्लिट के अंदर हम देखते हैं लाइट आ रही होती है और दो स्लिट से गुजरती है और आगे इंटरफेरेंस करती है। तो बेटा इसके अंदर हम प्रोपगेशन पढ़ते हैं। ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो लाइट होती है वो इस तरह से प्रोपगेट कर रही है, उसके रास्ते में दो स्लिट्स आ गए, उन स्लिट से गुजरने के बाद लाइट जो होती है वो आगे इंटरफेरेंस कर लेती है। तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कहता है कि लाइट जब ड्यूरिंग प्रोपगेशन इंटरफेरेंस करती है, और लाइट जो डायफ्रेक्शन करती है वो भी प्रोपगेशन का प्रोसेस है। उसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जब प्रोपगेट कर रही होती है, उसके रास्ते में जब रुकावट आ जाती है, तो रुकावट में से गुजरने के बाद, रुकावट से टकराने के बाद वो लाइट बैंड खा जाती है, जिसको हम डायफ्रेक्शन करते कहते हैं। तो ये डायफ्रेक्शन भी प्रोपगेशन की है, ये प्रोपगेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जब लाइट प्रोपगेट कर रही होती है, जब किसी मीडियम में से गुजर रही होती है, तो वो इंटरफेरेंस करती है, तो वो डायफ्रेक्शन करती है, तो वो पोलराइजेशन करती है। ये प्रोपगेशन के प्रोसेस है। पोलराइजेशन के अंदर भी हम यही देखते हैं कि लाइट जब इस तरह से क्रिस्टल से गुजरती है तो वो पोलराइज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पोलराइजेशन होती है, ये पोलराइजेशन भी किसका प्रोसेस होता है? ये पोलराइजेशन जो है, ये भी प्रोपगेशन का प्रोसेस है। तो आप कह सकते हैं कि लाइट जब एक मीडियम में प्रोपगेट कर रही होती है, तो प्रोपगेशन के दौरान लाइट क्या करती है? इंटरफेरेंस कर सकती है। लाइट जो होती है वो डायफ्रेक्शन भी कर सकती है। लाइट जो होती है वो पोलराइजेशन, और जब प्रोपगेट करती है तो आप देखिए वेव की तरह होती है। जब लाइट इस तरह से फैल रही होती है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एरिया के अंदर लाइट फैलती है, तो उसमें एक जगह भी खाली नहीं होती जहाँ पे लाइट नहीं होती। बिल्कुल आवाज़ की तरह, जैसे जो साउंड होता है वो जिस जिस एरिया तक पहुँचता है वहाँ तक वो कंटिन्यूस होता है, हर जगह पे वो आवाज़ होती है। इसी तरह से जब लाइट किसी एरिया के अंदर होती है तो उसमें हर जगह पे होती है। तो ड्यूरिंग प्रोपगेशन लाइट बिहेव करती है लाइक अ वेव। ठीक है, तो कि आप कहोगे कि लाइट हैज वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी।
तो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोपगेशन, ड्यूरिंग propagation, light waves, light waves as wave। बेटा प्रोपगेशन के दौरान लाइट जो होती है वो वेव की तरह बिहेव करती है, तो फिर पार्टिकल की तरह कब बिहेव करती है? बेटा देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, फोटॉन एब्जॉर्ब होता है। कप्तान इफेक्ट के अंदर क्या होता है, लाइट का गामा रे आ रहा होता है, वो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होने की कोशिश करता है। और पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन के अंदर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कप्तान इफेक्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं पेयर प्रोडक्शन के अंदर, एनिलेशन के अंदर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे ही इन इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, और जो कप्तान इफेक्ट होता है उसमें पार्ट ऑफ द फोटॉन एब्जॉर्ब होता है। और पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन एक अलग प्रोसेस में टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाती है या एमिशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिनके अंदर लाइट का जो है वो इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। कप्तान इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन, इसके अंदर लाइट जब इमिट और एब्जॉर्ब हो रही होती है तो वो बिहेव करती है लाइक अ पार्टिकल। तो आप कहोगे कि जब लाइट किसी चीज़ के अंदर इमिट होती है या किसी चीज़ से इमिट होती है या किसी चीज़ से एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है, कप्तान इफेक्ट करती है, पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन करती है। प्रोपगेशन के दौरान वो इंटरफेरेंस करके डायफ्रेक्शन करती है। प्रोपगेशन के दौरान उसके अंदर वेव प्रॉपर्टीज हैं, और एमिशन या एब्जॉर्प्शन के दौरान उसको पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज होती है। तो आप कहोगे कि ड्यूरिंग emission and absorption, light behaves as particle। बेटा लाइट जो होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा बेटा कि जहाँ पे लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी वहाँ पे कम्प्लीटली वेव की तरह बिहेव करेगी, जहाँ पे पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी वहाँ पे कम्प्लीटली पार्टिकल की तरह करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे वेव आपको पार्टिकल भी लगे और जो है वो वेव भी लगे। जहाँ पे वो पार्टिकल होगी वहाँ पे उसके अंदर कोई सिंगल चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जो कहे कि ये वेव है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 रिजल्ट हमने पढ़ी, उन तीनों रिजल्ट में किसी एक सिंगल रिजल्ट ने भी ये नहीं कहा कि लाइट वेव है। तीनों रिजल्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल पार्टिकल। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा, उसके अंदर कोई सिंगल चीज भी नहीं कहती कि लाइट पार्टिकल, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है वो कहती है कि लाइट वेव है। तो जब लाइट इंटरफेरेंस कर रही होती है तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि उसकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पार्टिकल की तरह हो। जब लाइट पार्टिकल की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रही होती है तो एक सिंगल चीज भी हमें नहीं लगती जो कहे कि लाइट जो है वो वेव है। तो आप कहेंगे कि जो लाइट होती है, ये जो लाइट होती है, ये लाइट एक साथ में दोनों नेचर को शो नहीं करेगी। या तो वो अपने आप को बिहेव करेगी लाइक अ वेव, या तो वो बिहेव करेगी लाइक अ पार्टिकल। एक साथ दोनों नेचर शो नहीं करेगी। ठीक है, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि एक साथ, ठीक है, एक साथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज जो लाइट नहीं करेगी। लाइट कैन नॉट
particle like properties साइमल्टेनियसली एक साथ ये जो होगी, ये वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज जो होगी वो एक टाइम पे साथ में शो नहीं होगी, अलग अलग शो होगी। तो ये हो गया हमारे पास बेटा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद आपका आखिरी जो है बेटा टॉपिक रहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा ये आपको पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेजनबर्ग ने दिया था, और इसको आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह सकते हैं। जैसे नाम से जाहिर है बेटा कि अनसर्टेनिटी का मकसद है जिस चीज़ के अंदर 100% एक्यूरेसी न हो, जिसके अंदर डाउट हो, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। जिसके अंदर हमें रिजल्ट के ऊपर शक हो कि इसके अंदर हम रिजल्ट एक्यूरेट नहीं ले सकते, तो उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो अजीब तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, जो इसका सेंस है ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इतना छोटा प्रिंसिपल नहीं है जितना बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका असल मतलब क्या है। इसके बुक्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दी गई, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक्सप्लेनेशन को। वैसे भी एक ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है जो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे मैसेज करते हैं कि सर टॉपिक तो समझ गए लेकिन बुक में बता नहीं क्या लिखा। जब आप टॉपिक समझ गए तो आपसे ये तो पीएमसी वाले नहीं कहेंगे बुक पढ़ के हमें बताओ किसके अंदर क्या है। जब आप टॉपिक समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप समझ गए तो बात खत्म हो गई। तो फिर ये कोई तो क्या बात बनती है कि सर उसने इस लाइन की मीनिंग इतनी आती है, उस लाइन की क्यों आगे इन चीज़ों के अंदर फंसे हो खुदा के बंदे। जब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सब कुछ आता है। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ना कॉन्सेप्ट के सिवा अगर आप बुक की मीनिंग भी याद कर लोगे ना, अगर उनको हाफिज भी बन जाओगे ना उनके, जिस तरह से कि आप उनको टोटली रट्टा लगा लो तीन चारों को लाइन पहले, फ़ायदा नहीं। फ़ायदा अपने कॉन्सेप्ट से होता है। जब आप चीज़ समझ जाते हो तो ये चीज़ मीनिंगलेस बन जाती है कि उस लाइन की आपको मीनिंग आती है नहीं आती। असल कॉन्सेप्ट होता है, चीज़ आप समझ गए। बुक को, बुक की एक्सप्लेनेशन ये होती है, बुक को एक्सप्लेन करने के लिए आप करते हैं। अगर बुक की मीनिंग करनी होती तो पेज लगा के यहाँ पे आपको मीनिंग बता देते, फिर यहाँ पे दिमाग क्यों बनाते। तो बेटा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़ा प्रिंसिपल है, ये इतना छोटा नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये रिजल्ट किसकी है? ये रिजल्ट है डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस। जो डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस है उससे कॉन्सेप्ट आता है किसका? अनसर्टेनिटी का। अब क्या होता है तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है या इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिजल्ट ऑफ डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस की रिजल्ट है बेटा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिजल्ट ऑफ डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस की रिजल्ट है। अब डी ब्रोगले ने क्या कहा था? डी ब्रोगले ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो लाइक अ वेव होगा। ठीक है, अब ये डी ब्रोगले ने कहा, ये डी ब्रोगले और पिक्चर लिखा हूँ।
तो ये देखें, ये मैंने पिक्चर पहले भी आपको बताई थी। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो बिहेव करेगा लाइक अ वेव, और उसका मैंने मकसद भी आपको समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव बिहेव करेगा, और हमने डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगहों पे डिटेक्ट करेगा। वो कहेगा इलेक्ट्रॉन सेंटर पे भी मौजूद है, साइड पे भी मौजूद है। तो आपको पता है एक टाइम पे जो मुख्तलिफ जगहों पे जो चीज़ प्रेजेंट हो सकती है वो वेव हो सकती है। मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे रूम में दो तीन बंदे बैठे हुए हैं, सब कहेंगे हमारे पास भी आपकी आवाज़ है, हमारे पास भी अब आपकी आवाज़ है, हर जगह पे वो डिटेक्ट होगी। पार्टिकल तो डिटेक्ट नहीं होगा। आप किसी चीज़ को इस तरह बाल को मारोगे, एक बंदा कहेगा ये मुझे लगा है, दूसरे तो नहीं कहेंगे मुझे लगा है। पार्टिकल एक टाइम पे एक जगह पे मौजूद होता है, जबकि वेव जो होती है वो एक जगह पे ज़्यादा जगह, एक टाइम पे ज़्यादा जगहों पे मौजूद होती है। और हमने कल डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि निकल क्रिस्टल के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल करके डायफ्रेक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट जगहों पे एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी नेचर कौन सी होती है, उसकी नेचर जो होती है वो वेव नेचर होती है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो लाइक अ वेव होता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया, पिक्चर देख सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। बेटा ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। सिंपल सी चीज़ है, बस जो है वो आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना चाहिए कि इसका मतलब या मकसद क्या होता है। आप इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ोगे, मुख्तलिफ जगहों पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप जब जो है वो सर के ऊपर हाथ देके बैठ जाओगे कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मकसद क्या है। अगर जनरली कहो तो सिंपली आप कह सकते हो कि पोजीशन एक्यूरेट होगी तो मोमेंटम ये होगा वो होगा, ये ऐसे नहीं होता। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये आप देखें बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बेटा न्यूक्लियस है हमारे पास, ये आप कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर बेटा ये हमारे पास जो के ऑर्बिट है, ये आप कह लें कि ये हमारे पास के ऑर्बिट है, ये के शेल है। इस के शेल के अंदर बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन लाइक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व करता है। बात यहाँ पे ये बनती है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व करता है तो आपको उसका सर्किल का रेडियस तो पता है, तो फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसका हुआ रेडियस, ये इसका रेडियस हुआ, और इसका रेडियस अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ये रेडियस किसके बराबर होता है बेटा, 0.53। अगर बेटा मैं ये गलत लिखूँ तो आप ये मुझे बताइएगा कि ये मैंने सही लिखा है, मुझे रेडियस याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है कि इसका रेडियस होता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसका मतलब है फिर तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस पोजीशन पे 0.53 10⁻⁻10 मीटर है, तो फिर तो बात ही खत्म है, किस चीज़ की अनसर्टेनिटी है। फिर तो उसकी पोजीशन पता है कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे मौजूद है। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करता है तो हाई स्पीड होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और आपने पढ़ा है डी ब्रो की हाइपोथेसिस के अंदर कि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हाई स्पीड से जाती है तो वो वेव प्रॉपर्टीज डोमिनेंट हो जाती है, वो वेव बन जाती है। तो डी ब्रोगली ने कहा असल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ये इस तरह से है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस तरह से एक बड़ी रीजन के अंदर मौजूद होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो
ज़्यादा इंटेंसिटी वेव आपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, ये तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक रीजन के अंदर मौजूद है। आप ये भी देख सकते हैं कि सपोज करें ये एल ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल ऑर्बिट है, आप इसको देख सकते हैं, ये एल ऑर्बिट है। जब एल ऑर्बिट के अंदर है तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो पोजीशन की कौन सी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इस तरह से होता है बेटा, इसके अंदर भी ये एक रीजन के अंदर मौजूद। आप सिंपली जो मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहीं पे भी पूरी एरिया के अंदर मौजूद हो, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस पूरी रीजन के अंदर मौजूद हो एक टाइम पे। यहाँ पे भी आप मौजूद पाओगे, यहाँ पे भी मौजूद पाओगे, यहाँ पे भी मौजूद पाओगे, लाइक अ वेव के पूरे ऑर्बिट के अंदर कहीं पे भी आपको वो आप एक जगह पे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे भी ये तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जगह पे भी मीन्स इलेक्ट्रॉन पर एक रीजन के अंदर मौजूद, मीन्स लाइक अ वेव। तो आप कौन सी पोजीशन आप नहीं बता सकते। आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मुख्तलिफ पोजीशन पे है, अब मैं इसको पिक्चर को अलग से लगाता हूँ। इस तरह से सपोज करें कि ये हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब ये हो गया हमारा के ऑर्बिट। अगर ये सर्कुलर होता तो हम पोजीशन बता देते, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इसका शेप जो होता है वो इस तरह से, ये इस तरह से होता है। अब आप इसकी पोजीशन क्या बताओगे, ये तो इस पूरी रीजन के अंदर कहीं पे हो सकता है। अगर आप इसकी देखोगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है तो उसका रेडियस ये हो जाएगा r1। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r2 होगा। अगर आप r2 लोगे तो इस हिसाब से पोजीशन गलत हो जाएगी, अगर r1 लोगे तो इस हिसाब से पोजीशन गलत हो जाएगी। फिर तो इलेक्ट्रॉन की एक ही पोजीशन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसका रेडियस और दूसरा बन जाता है r3 बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे इधर होता है, कहीं पे, ये तो पूरे एरिया के अंदर मौजूद होता है। तो क्या होता है कि इसकी पोजीशन को आप एक्यूरेटली शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जगह पे मौजूद होता है। तो आप उसकी क्या पोजीशन बताओ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा मजहबी बिलीफ है कि अल्लाह ताला हर जगह पे है। तो आप अल्लाह ताला की क्या पोजीशन कि अल्लाह ताला यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, तो तरीके से हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह पे है। जब अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है और साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मौजूद है, तो आप लोकेशन नहीं बता सकते कि इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे मौजूद है, अल्लाह ताला इस पोजीशन पे मौजूद है, इस पोजीशन पे मौजूद है। वो तो उस चीज़ की आप बता सकते हो जो एक ही जगह पे हो। जैसे ये पेन है, इसकी आप पोजीशन बता सकते हो कि ये इस जगह पे है। तो इसी तरह से जब एक चीज़ वेव की तरह या वो हर जगह मौजूद होती है ना, तो उसकी पोजीशन नहीं बताई जाती। जैसे मेरी आवाज़ है, ये एक एरिया के अंदर मौजूद है, क्या बताओगे उसकी पोजीशन क्या है। आप बता सकते हो उसकी पोजीशन कौन सी है, नहीं बता सकते। यहाँ पे अगर 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदा मुझसे 10 मीटर दूर बैठा है, दूसरा 5 मीटर दूर बैठा है, तीसरा 20 मीटर दूर है। मैं बोल रहा हूँ, वो तो सुन रहे हैं। वो 20 मीटर वाला कहेगा ये आवाज़ मेरी पोजीशन पे मौजूद है, 10 मीटर वाला कहेगा मेरी पोजीशन पे मौजूद है, 1 मीटर वाला कहेगा मेरी पोजीशन पे मौजूद है। तो फिर आप क्या कहोगे कि इसकी आवाज़ की पोजीशन कौन सी है। अगर आप कहोगे आवाज़ की पोजीशन 20 मीटर है तो वो भी गलत है, आप कहोगे 10 मीटर है तो वो भी गलत है, आप कहोगे 1 मीटर है तो वो भी गलत है। तो आप क्या कहोगे कि उसकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन फिर आप उसकी नहीं बता सकते। तो हेज़नबर्ग ने ये सोचा कि जब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सही हो गई और इलेक्ट्रॉन की नेचर लाइक अ वेव है, तो फिर आप ऑर्बिट के अंदर या मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते।
इसका मकसद है कि हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोहर की ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अगेंस्ट है। बोहर का जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो अगेंस्ट मॉडर्न फिजिक्स है, क्योंकि वो तो लोकलाइज कर रहा है, वो तो एक पोजीशन फिक्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, ये बात गलत है। मीन्स आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर हर जगह पे मौजूद होगा। जब ये ऑर्बिट के अंदर हर जगह पे मौजूद होगा तो आप कैसे लोकेट करोगे? एक जगह की लोकेशन दोगे तो वो दूसरे के हिसाब से गलत हो जाएगी। तो हेजनबर्ग ने कहा कि जब आप पोजीशन नहीं बता सकते तो आप उसकी वेलोसिटी भी नहीं बता सकते, क्योंकि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, जो आप रिजल्ट लोगे, चाहे आप कितनी भी रिफाइंड रिजल्ट लो, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करो, कितना भी रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करो, लेकिन आप उसकी पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि वो वेव ही वेव की तरह करता है। बात ही खत्म हो गई कि जब वो वेव की तरह वेव करता है, कुछ भी कर ले वो एक पोजीशन पे होगा ही नहीं। वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा जगहों पे मौजूद होगा, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है कि वो साइमल्टेनियसली वो उमरकोट के अंदर भी बैठा है, हैदराबाद के अंदर भी बैठा है, कराची के अंदर भी। तो आप अगर उसकी हैदराबाद की पोजीशन बताओगे, बंदा हैदराबाद बैठा है, दूसरा तो कहेगा भाई कराची में बैठा है, तो उसकी अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन के अंदर। तो यही अनसर्टेनिटी, यही कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी का है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा लाइक अ वेव, तो आप वेव की तरह जब बिहेव करेगा तो आप उसकी एक पोजीशन होगी नहीं, तो कैसे बताओगे? जो भी पोजीशन आप बताओगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, जब पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी तो वेलोसिटी कैसे आती? वेलोसिटी होती ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो जब वेलोसिटी के अंदर वो जो है वो चेंज होगी, तो आप उसका मोमेंटम कैसे बताओगे? ठीक है, आप उसका मोमेंटम। तो हेजनबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन वेव करेगा लाइक अ वेव, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बताया जा सकता। आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताओगे तो उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी। ठीक है, अब हेजनबर्ग ने सिर्फ उसको कैलकुलेट किया कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, एक लिमिट तय की कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो। जैसे कोई कारोबार होता है ना, उसके अंदर जब कारोबार शुरू किया जाता है तो उसमें देखा जाता है भाई कि अगर इसमें फायदा हुआ तो कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा हो सकता है, कोई नुकसान होगा तो कितना लाभ कम हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है, चीज के अंदर सोचा जाता है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव करता है लाइक अ वेव, तो उसकी पोजीशन नहीं बताई जा सकती, पोजीशन नहीं बताई जा सकती, वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती, अनसर्टेनिटी होगी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। तो सिर्फ हेजनबर्ग ने एक लिमिट तय की कि अगर हम कोशिश करें, हम रिफाइंड कैलकुलेशन करें, हम अपना जो है वो जितनी हमसे हो सकती है उतनी कोशिश करें, लेकिन ये 100% सर्टेन रिजल्ट नहीं होगी। जब 100% सर्टेन नहीं होगी तो गलती देखी जाती है, फिर हमारी गलती कितनी है? जैसे ये आपको मेयरमेंट आपने पढ़ी हुई है, कंप्यूटराइज कांटे उसके ऊपर लिखा होता है कि 0.01 किलोग्राम। क्या मतलब? इसका मकसद है कि इस कांटे के ऊपर जब आप कोई चीज मेयर करोगे उसमें गलती की गुंजाइश होती है, 0.01 किलोग्राम की गलती की गुंजाइश है। तो हेजनबर्ग ने सिर्फ गलती की गुंजाइश देखी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की इस तरह से वेव की तरह जब वो बिहेव करेगा तो उसकी पोजीशन जब मेयर करेंगे और मोमेंटम मेयर करेंगे, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो आनी है, एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं आनी, तय हुआ। जब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आती तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। तो इसने कैलकुलेशन की
और कैलकुलेशंस करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा कि इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करोगे, चेंज इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, जो इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू द एच कट, डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट के देन से ये होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। ठीक है, एच कट जो होता है ये डायरेक्ट कांस्टेंट है। इसका मकसद है कि दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी, इसकी कैलकुलेशन इसने की थी, बड़ी कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि दोनों की अनसर्टेनिटी की जो प्रोडक्ट है वो एच अपॉन 2 पाई या उससे बड़ी होगी। मीन्स गलती की गुंजाइश कितनी है, एच अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू मुझे फॉल्ट है इसकी याद नहीं है, कैलकुलेशन करेगा 6.634 divided by 6.28, 6.634 divided by 6.28, 1.38, 6.634। बेटा ये जो एच कट होता है, एच कट की वैल्यू हो जाएगी 6.634 इंटू 10⁻−34 अपान हो जाएगा 6.28। तो ये हो जाएगा एच कट की वैल्यू होगी 1.051 10⁻−34। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी कोशिश करो, जितनी भी कोशिश करो, आप भले कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी कम से कम गलती जो आएगी ना इन दोनों के अंदर वो आएगी 1.05 10⁻−30। इससे कम गलती आपकी नहीं हो सकती। इसने तय किया कि जो हमें गलत रिजल्ट मिलेगी हमारी गलती कितनी होगी। तो इसने कहा कि इन दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, दोनों के अंदर जो गलती है, उन दोनों गलतियों की प्रोडक्ट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कम से कम 1.05 10⁻−3 होगी, इससे कम नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप मोमेंटम को और पोजीशन को कितना भी एक्यूरेट मेयर करने की कोशिश करें, लेकिन उनमें गलती आएगी आएगी। और वो गलतियों की जो दोनों की प्रोडक्ट होगी वो कम से कम इतनी होगी या इससे ज़्यादा हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है आपके एस्टिमेट। इसमें ज़्यादा मतलब हो सकती है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, कम से कम गलती की गुंजाइश कितनी होगी, ये ये अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम क्या कहते हैं, आम तरह से हम कहते हैं पोजीशन को एक्यूरेट करो, मोमेंटम इनएक्यूरेट होगा, ये कोई नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तो एक प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट सही करोगे तो दूसरा फैक्टर तो होगा। जब आपको तय है कि फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर 2 है इंटू 4 इज इक्वल टू 8 है, अब इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो 2 को बढ़ा के 4 करोगे, तो 4 को कम करके 2 करोगे तो 8 आएगा। ये तो वही बात हुई, ये जस्ट की प्रोडक्ट को कहने का तरीका है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ये कि देखिए सिंपल सी बात, जब इन दोनों की प्रोडक्ट इतनी आनी है तो जाहिर सी बात है अगर इसकी पोजीशन की गलती कम होगी तो मोमेंटम की गलती बढ़ेगी, तब उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। जैसे ये पोजीशन की अगर गलती 2 है और मोमेंटम की गलती अगर 4 है तो दोनों की प्रोडक्ट आई 8। ये तो कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि हेजनबर्ग ने फिक्स कर दिया कि भाई ये तो कांस्टेंट आनी है, इससे इधर उधर नहीं होना। तो अगर पोजीशन की गलती 4 हो गई तो मोमेंटम की गलती क्या हो जाएगी, 2 करनी पड़ेगी, तब जाके 8 आएगा ना। मीन्स एक की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे की एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। ये कोई बात नहीं होती, ऐसे बोलते पता नहीं क्यों बोलते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट को इस तरह से करने का तरीका होता है। सिंपल ये कि पोजीशन की तब्दीली और पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, दोनों की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हेजनबर्ग ने एक लिमिट लगाई।
कि हेजनबर्ग ने कहा कुछ भी कर लो, क्योंकि डी ब्रो की हाइपोथेसिस प्रूव हो चुकी कि इलेक्ट्रॉन बेस लाइक अ वेव, इलेक्ट्रॉन बेस लाइक अ वेव, तो उसने कहा कुछ भी कर ले भाई, आपकी गलतियों की प्रोडक्ट जो होगी वो कम से कम इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी, इससे कम गलती आप नहीं जो है वो ले सकते कुछ भी कर। ये हो गई अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है कि ये, और फिर हम इसको कहते हैं कि डेल्टा एक्स अगर कम होगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। जैसे एंगुलर मोमेंटम के अंदर आप क्या कहते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है एम बी आर, बी होता है, बी होता है आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ये होता है आई ओमेगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होता है, आपने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जैसे वो आखिरी नहीं एग्जांपल होता है कि ये जो एक्रोबेट तो सोमरसॉल्ट, ये जो पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, हाथ पांव इस तरह से फैलाते हैं तो स्लो हो जाते हैं, हाथ पांव क्लोज करते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, इसलिए कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और हाथ पांव बढ़ाने से आय बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। वही सेम बात ये है जो हम कॉमनली कहते हैं कि डेल्टा एक्स बढ़ेगा, डेल्टा सी कम होगा, डेल्टा बी बढ़ेगा, डेल्टा डी कम। ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ये, प्रिंसिपल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेव करता है लाइक अ वेव, तो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, आप कुछ भी कर ले, आप सर फाड़ ले, कुछ भी कर ले, आप नहीं पोजीशन बता, क्योंकि वो तो वेव है, आप उसकी क्या पोजीशन बताओ। तो हेजनबर्ग ने जस्ट इसकी गलती को एक लिमिट दे दी कि भाई आपकी गलती इतनी होगी, इससे कम गलती आपकी नहीं होगी, इससे ज्यादा गलती हो सकती है आपकी, इससे ज्यादा आप गलत हो सकते हो, लेकिन इससे कम गलत नहीं होगे। और सिंपल सी बात है, जब गलतियों की प्रोडक्ट कांस्टेंट उसने कर ली तो एक गलती बढ़ेगी तो दूसरी गलती कम होगी। ये तो प्रोडक्ट का रूल है, ये कोई हेजनबर्ग का रूल नहीं है, ये प्रोडक्ट का रूल है। एक प्रोडक्ट के अंदर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी तो कम होनी है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो कमाता है, ठीक है, वो एक तय करता है कि भाई मुझे 100 रुपये बचाने हैं, ठीक है। उसमें वो एक्सपेंसेस करता है, अपने करता है, दुकान के करता है, घर के एक्सपेंसेस करता है, उसको करता ही है कि भाई 100 रुपये बचाने हैं। तो अगर उसको कभी बचत कम होगी तो वो क्या करेगा, या तो घर के खर्चे कम करेगा या दुकान के खर्चे कम करेगा, तब जाके वो क्या होगा, 100 रुपये होंगे। जब आप फिक्स कर देते हो कि आपने ये करना है, उसमें जो दोनों की प्रोडक्ट होगी, एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो ये हो गई अनसर्टेनिटी। बाकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर, एक्सप्लेनेशन से आपका लेना देना नहीं। अब देखें, अगर पोजीशन के अंदर है हमारे पास और मोमेंटम के अंदर है, तो मोमेंटम तो एनर्जी से रिलेटेड है, तो टाइम और एनर्जी के दरमियान भी अनसर्टेनिटी होगी। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। इसमें मिस्टेक्स है बुक के अंदर, कहीं पे एच लिखा हुआ है, कहीं पे एच कट लिखा हुआ है, वो थोड़ी रह गई है। तो ये चीज़ इस तरह से डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई, टाइम की और एनर्जी की प्रोडक्ट के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, और वो भी किसके बराबर होगी, एच अपॉन 2 पाई। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट है बेटा, इसी से आपकी टेस्ट होगी। और कल से बेटा आपका फर्स्ट ईयर शुरू होगा, तो फिजिक्स की आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर साथ चलेगी। जो आपका सुबह में क्लास होगा उसके अंदर फर्स्ट ईयर भी चलेगा, इंटर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सर वालों का कंप्लीट हो गया इंटर, तो इसलिए जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों साथ चलेगी। क्योंकि फिजिक्स के अंदर बेटा जो ये 18, 19 और 20 चैप्टर हैं, ये है तो छोटे 10-12 दिन के हैं, लेकिन बहरहाल ये जो चैप्टर है बेटा ये सब के सब आपके पीएचडी के अंदर शामिल है, और मैं नहीं चाहता कि इसको इस तरह से ऐसे जो है वो ख़त्म किया जाए, या इस तरह तेज़ी के साथ हम पढ़ लें, नहीं, हम आराम के साथ पढ़ते रहेंगे। बाकी आपको पता है कि फिजिक्स आपकी फर्स्ट ईयर की है ही 4-5 चैप्टर, तो वो मसला नहीं है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप कल हाफ हिस्ट्री वाले भी आपके साथ शामिल होंगे,
इसलिए जो है वो हम फर्स्ट ईयर भी करेंगे और इंटर भी